गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का सब्जेक्ट। पॉलिटी में हम पहला चैप्टर पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, तो आज हम जानेंगे कि पॉलिटी का हमारे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और क्या इसका हिसाब किताब है कि नहीं, ये किस हिसाब से कैसे क्या हुआ था। तो इसको पढ़ने के लिए हम पहले ले लेते हैं हाइलाइटर, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया आए थे सबसे पहले। पॉलिटी की शुरुआत तो उसके पहले तो मुग़ल उन लोगों का सारा सिस्टम चल रहा था कि क्या है, नहीं है, कैसे है। तो जब मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है, हालांकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उस टाइम अकबर का ही पीरियड था। कह सकते हैं कि अकबर 1605 में के आसपास में अकबर ही था हमारे मतलब ट्रेडिंग सेंटर में। बट जहांगीर को मानते हैं, वैसे फैक्ट में। बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उस टाइम अकबर ही था। ओके, क्योंकि फिर वो पुर्तगाली आए थे अगर हम लेंगे तो। बट यहाँ हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के कॉन्सेप्ट में। हम ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपने हिस्ट्री की क्लास में। ओके, तो ब्रिटिश आए कब? ब्रिटिश कम टू इंडिया इन 600 एज ट्रेडर्स। तो ब्रिटिशर्स इंडिया आए कब आए? 600 में। ब्रिटिशर्स इंडिया 600 में आए, क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। ठीक है। ट्रेड फिर किस किस तरीके से कैसे ट्रेड होगा भाई? ऐसे तो नहीं होगा कि आप किसी देश में जाके ऐसे ही ट्रेड करने लगेंगे, उस हिसाब का नहीं सिस्टम रहता है। तो फिर इन्होंने फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन फॉर्म किया ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिशर्स ने। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई थी? तो ब्रिटिशर्स ने, पुर्तगीज ने, डच ने, फ्रांस ने, किसने बनाई थी? तो 4 ऑप्शन दे दिया। तो आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। और ब्रिटिशर्स इंडिया कब आए थे? 1600 में आए थे। ठीक है। और क्या करने आए थे? फर्स्टली दे कम इंडिया एज अ ट्रेडर्स। ओके, और ये ट्रेडिंग कंपनी बनाने का जो चार्टर था वो ब्रिटिशर्स को किसने दिया था? हु वॉज ग्रांटेड द चार्टर टू क्रिएट अ कंपनी like East India Company? Granted by Queen Elizabeth. Granted by Queen Elizabeth फर्स्ट। ओके, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट या किसने ग्रांट किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ग्रांट किया था कंपनी को कि आप जाइए और आप एक ट्रेडिंग कंपनी बनाइए और इंडिया में ट्रेड करिए। ओके, उसके बाद क्या होता है? एक हम ऐसे मोटा मोटा बैकग्राउंड जान रहे हैं, बाकी डीप डिस्कशन चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग करते रहेंगे। ओके, तो फिर क्या हुआ? फिर 1765 में अब हमें याद है कि ये 1765 का पीरियड कौन सा पीरियड है? ये पीरियड है जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो चुका था, है ना, कि बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था और बैटल ऑफ बक्सर को जीत चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, जो जीत चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद एक ट्रीटी होती है 1765 में, जिसमें कंपनी की ट्रीटी किसके साथ होती है? बंगाल के साथ होती है, सॉरी अवध के साथ होती है और मुगलों के साथ होती है। तो कंपनी ट्रीटी करती है 1765 में। और इस ट्रीटी के बाद, या कह सकते हैं कि बक्सर के बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेंड करती है। वो क्या करती है? हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेंड द दीवानी को ऑब्टेंड कर लेती है। प्योरली जो ट्रेडिंग फंक्शन है उसमें वो क्या करती है? दीवानी को ऑब्टेंड कर लेती है। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ओके, सिविल जस्टिस। अब कहाँ कहाँ का? बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। ठीक है, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ट्रीटी ऑफ बक्सर के बाद या ट्रीटी ऑफ 1765 के बाद इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिला था कौन कौन से प्लेसेस का? तो बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। ओके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ट्रेडिंग का इन लोगों को मिल गया था कि आप इस तरीके से चीज़ें करेंगे, आप यहाँ के दीवानी राइट आप ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑब्टेन कर लिया था। अब इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट तो ऑब्टेन कर लिया। अब क्या हुआ
कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया अपना कैरियर। पहले तो वो ट्रेडिंग थी, तो फिर अपना कैरियर स्टार्ट किया एज किसकी तरह, एज टेरिटोरियल पावर की तरह की भाई अब ये एक टेरिटरी है, एक लैंड है, अब इस पे चलेगा हमारा पावर। क्यों? क्योंकि हमने दीवानी राइट जो है वो ऑब्टेन कर लिए हैं 3 स्टेट के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ओके, उस टाइम खैर ये 3 स्टेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा टेरिटरी के इन्होंने पावर ऑब्टेन कर लिए थे दीवानी के। और आपको पता है कि दीवानी में रेवेन्यू और सिविल जस्टिस पावर आता है। उसके बाद क्या हुआ, 1858 का जो भी हिस्टोरिकल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इससे पहले 1857 में हुआ था सिपॉय म्यूनिटी। क्या हुआ था? सिपॉय म्यूनिटी, जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से 1857 का विद्रोह, आम भाषा में हम जानते हैं 1857 के विद्रोह के नाम से इसको। तो सिपॉय म्यूनिटी हुई थी कि भाई सिपॉय म्यूनिटी है, ऐसे ऐसे हिसाब किताब हुआ है और ये चीज़ें हुई हैं। तो हम ये चीज़ जानते थे कि इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। इसके बाद क्या हुआ भाई, कंपनी का बहुत लॉस हो गया कि क्या है नहीं है अपना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि कंपनी से कहा कि ऐसा है, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इंडिया के गवर्नेंस का। तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन जो एलिजाबेथ थी उसने अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। ब्रिटिश क्राउन का मतलब यहाँ पे है एलिजाबेथ क्वीन। ओके, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्या ऑब्टेन किया? डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नेंस की। गवर्नेंस कहाँ की? इंडिया के गवर्नेंस की। ओके, इंडिया के गवर्नेंस की। और यही ब्रिटिश क्राउन ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की थी, जो हिसाब किताब लिया था भाई अपने हाथ में, ये कंटिन्यू हुआ जब तक, कब तक हुआ? जब तक कि इंडिया को इंडिपेंडेंट ग्रांटेड नहीं हो गया, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ये सारा हिसाब किताब चलता रहा। कब तक चलता रहा? 1547 तक ये सारा हिसाब किताब चलता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि ब्रिटिश क्राउन के राज में सारी चीज़ें होती रही। मतलब जितनी भी चीज़ें होती रही, जितनी भी स्ट्रगल हुए, जितने फाइट हुए, फ्रीडम फाइट, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और सब लोगों ने जितने भी चीज़ें की, जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, जितने भी एक्ट पारित हुए, सब कुछ हुए इस 1858 के बाद से जो भी चीज़ें हुई थी वो हुई थी ब्रिटिश क्राउन के अज्यूम करने के बाद, ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करने के बाद हुई थी। ओके, डन, गॉट इट? ओके, तो हम आगे चलते हैं। इसमें क्या हुआ? विथ इंडिपेंडेंस कम द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। विथ इंडिपेंडेंस कम द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म फॉर दिस पर्पज इन 1956 एंड ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। ओके, तो इंडिपेंडेंट अब 1857 में हमें इंडिपेंडेंट मिल गया। मैं एक बार फिर भी कह रही हूँ कि हम एक बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि क्या बैकग्राउंड था, कैसे कैसे था, है ना। तो उसकी एक नॉर्मल सी क्रोनोलॉजी आप लोगों को बताई जा रही है कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले ब्रिटिशर्स आए 1600 में एक ट्रेडर की तरह, फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ग्रांट लिया, चार्टर ग्रांट किया गया एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। उसके बाद कंपनी ने क्या किया? बहुत सारे वॉर किए, बहुत सारे बैटल्स लड़े। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। उसके बाद कंपनी ने एक ट्रीटी करी मुगल के साथ और अवध के साथ, जिसमें उसको दीवानी राइट ऑब्टेन हुआ। कंपनी ने दीवानी राइट ऑब्टेन किया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। उसके बाद क्या हुआ? 1857 में म्यूनिटी हो गई भाई। 1857 में अपना म्यूनिटी हो गई कि होगी लड़ाई कि हमें स्वतंत्रता। भाई बहुत ब्रिटिशर्स वो कर रहे हैं कि नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा क्या सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम चला दिए, सब बहुत सारी योजनाएं चला दिए कि रिंग फेंस नीति चला दिए, और क्या चला दिए कि अपना रिंग फेंस नीति चला दिए, सब्सिडरी अलायंस चला दिए, लैब्स पॉलिसी चला दिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से 1857 की सिपाही इम्यूनिटी हो गई। और ये आप वो चर्बी वाले कारतूस जिसको कहा जाता है, ये सब बहुत सारी रीजन थी, उस हिसाब से सिपाही इम्यूनिटी हो गई। उसके बाद क्या हुआ?
ब्रिटिश क्राउन ने अज्यूम कर लिया डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के गवर्नेंस का। और ये ब्रिटिश क्राउन का अजम्पशन कब तक रहा आपका 15 अगस्त 1947 तक। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस आया। क्या आ गया, इंडिपेंडेंस आया। इंडिपेंडेंस आ गया कि हाँ भाई चलो अब इंडिपेंडेंस आ गया, कि अब किस हिसाब से इंडिपेंडेंस है नहीं है वो सारी चीज़ें मिल गई इंडिपेंडेंस लोगों को। इंडिपेंडेंस आ गया तो अब इंडिपेंडेंस आने के बाद नीड बढ़ गई। किस चीज़ की नीड बढ़ गई, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अब इंडिपेंडेंस आया है तो नीड भी तो चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो चाहिए। कैसे चलेगा, किस हिसाब किताब से चलेगा, या तो कि फिर वो हो कि ब्रिटिश क्राउन जाए तो फिर वैसा ही एक क्राउन इंडिया में बैठ जाए, फिर तो उसके लिए भी लोगों को समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये लड़ाई झगड़ा का सिलसिला तो चलता रहेगा। उसके तो हुआ, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे, हाउ दे विल फॉर्म हाउ दे विल फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि कैसे वो फॉर्म करते कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस हिसाब से हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से फॉर्म करते कि उसके लिए उनको एक चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए थी उनको, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमको बनानी पड़ेगी इसका इस पर्पज से। कब बनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कब फॉर्म हुई थी, फॉर्म हुई 1946 में। कब फॉर्म हुई, 1946 में। और 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग हो गया, कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कि हाँ भाई चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अब हिसाब किताब सही है, अब वही सब करना है, अपने को वही हिसाब रखना है, ठीक है ना। कि अब आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हो गई। कब फॉर्म हुई इन 1946 को, एंड 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कम टू बीइंग हो गया। ओके, द वेरियस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट इन द ब्रिटिश रूल। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर, वेरियस फीचर ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि अपने रूट यानी ब्रिटिश रूल से ही लिए गए हैं। देयर वर सर्टेन इवेंट इन द ब्रिटिश रूल that laid down the legal framework for the organization and function of the government and administration in British India. Okay, these event have greatly influenced our constitution and polity। मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे, बहुत सारे ऐसे लीगल फ्रेमवर्क थे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क थे, फंक्शन थे गवर्नमेंट के, और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे थे ब्रिटिश इंडिया के जो जिसने कि बहुत इन्फ्लुएंस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को। ये कौन कौन से थे, ऐसे कौन कौन से इवेंट थे, दे आर थे कंपनी रूल 1773 टू 1858 एंड द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपनी रूल कब से कब तक चला, तो 1773 से 1858 तक, 1773 से 1858 तक, 1773 टू 1858 तक कंपनी रूल चला। उसके बाद क्या हुआ, 1857 में सिपाही इम्यूनिटी हो गई, और सिपाही इम्यूनिटी होने के बाद अपना हिसाब किताब बदल गया कि हाँ भाई क्या है नहीं है, अपना हिसाब किताब बदल गया इन लोगों का कि कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो वो हो गया कि अपने हिसाब से रखना था लोगों को, कि अपने हिसाब से लोगों को रखना था कि अब क्या करें नहीं किए। तो जो हो गया कि क्राउन रूल कब से हो गया, 1858 से 1947 तक ये हो गया क्राउन रूल। ये हो गया क्या, क्राउन रूल। ओके, कि क्राउन रूल हो गया कि नहीं क्या है नहीं है उसी हिसाब से होगा। अब उसके बाद क्या हुआ तो वो हम आगे देखें। तो कंपनी रूल और क्राउन रूल को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों आज हमने जाना ये बैकग्राउंड के बारे में कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का बेसिक एक नॉर्मल सी क्रोनोलॉजी क्या थी। क्रोनोलॉजी ये थी कि पहले ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि अपना हिसाब किताब रखा कि हाँ भाई हम आ तो गए हैं, लेकिन अब हम आ गए हैं, अब हम क्या करने आए हैं यहाँ,
कब आए हैं? पहले तो ब्रिटिशर्स कब आए थे इंडिया में? 1600 में आए थे। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। फिर इन्होंने क्या बनाया? सबसे पहले क्या फॉर्म किया? ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया। ये करने के लिए चार्टर किसने ग्रांटेड किया था? एलिजाबेथ ने ग्रांट किया था। किसने ग्रांट किया था? एलिजाबेथ ने ग्रांट किया था। उसके बाद एलिजाबेथ किसने? एलिजाबेथ फर्स्ट ने। किसने? एलिजाबेथ फर्स्ट ने। उसके बाद 1765 आप यहाँ पे बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर याद कर लीजिएगा कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था यहाँ पे, और 1765 में उसकी ट्रीटी हुई थी। तो 1765 में कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ कंपनी का मतलब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या, कौन से फंक्शन ऑब्टेन किए? कौन से फंक्शन ऑब्टेन किए? तो उसने किए दीवानी फंक्शन ऑब्टेन। कौन से फंक्शन ऑब्टेन किए? तो दीवानी फंक्शन ऑब्टेन किया। दीवानी फंक्शन में क्या था? राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1858 का हिसाब आया। 1858 में क्या हुआ? 1857 में क्या हुआ? 1857 में क्या हुआ? सिपाही इम्यूनिटी हो गई, है ना। सिपाही इम्यूनिटी के बहुत सारे डायरेक्ट कारण थे, बहुत सारे क्या इंस्टेंट कारण थे, बहुत सारे पास्ट के कारण थे। तो वो सब हम हिस्ट्री में देखेंगे या उस चैप्टर में देखेंगे। अभी हम ऐसे नॉर्मल सी क्रोनोलॉजी एक पढ़ लेते हैं, ओके। तो फिर इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन ने क्या, ब्रिटिश क्राउन मतलब कौन? एलिजाबेथ फर्स्ट। ब्रिटिश क्राउन मतलब कौन? एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट ये हो गई अपनी ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन ने क्या अज्यूम कर लिया? डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। किस चीज़ की? गवर्नेंस की। कहाँ के गवर्नेंस की? इंडिया के गवर्नेंस की। क्या कर ली? कि ले ली। इन्होंने कह दी कि भाई अब ऐसा है, हम डायरेक्ट करेंगे गवर्न इंडिया को। तो और ये ब्रिटिश क्राउन का ने जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी गवर्नेंस की, ये कब तक चली? ये चली जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं ग्रांट हो गई थी, तब तक चली। जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं ग्रांट हो गई थी तब तक चली, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक चली। यानी कि कब तक चली? 15 अगस्त 1947 तक चली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अपने को क्या मिल गया? अपने को मिल गया, ये मिल गया कि भाई हम हो गए स्वतंत्र, चलो अब तो ठीक है, हमें मिल गई इंडिपेंडेंस आ गई। अब इंडिपेंडेंस आ गई तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ज़रूरत पड़ रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहाँ से मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई कब? 1946 में। और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? 1950 को क्या हुआ? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई? 1946 में। और इसमें बहुत सारे काम चलते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया बन के। और वेरियस फीचर, बहुत सारे ऐसे फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में हैं हमारे जो कि ब्रिटिश रूल से ही लिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे इवेंट थे ब्रिटिश रूल के जिसने लीगल फ्रेमवर्क रेडी किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे गवर्नेंस का। और इसको किस तरीके, कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है? इसको ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 2 मेजर हेडिंग में किया गया है। इसको 2 मेजर हेडिंग में इसको बताया गया है कि किस हिसाब से क्या होगा, नहीं होगा। ये एक है कंपनी रूल 1773 से 1858, यानी कंपनी रूल इन 1773 टू 1858 एंड द क्राउन रूल इन 1858 टू 1947। ये 2 हेडिंग में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं कि क्या है, किस हिसाब से है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या नियम है, नहीं नियम है, किस तरीके से अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बढ़ता गया, कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया पे धीरे धीरे रूल करते गए, किस तरीके से वो रूल के अकॉर्डिंग सबको बांटते गए और हर जगह पे अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाते गए और अपनी सारी चीज़ें करते गए, ओके। तो ये हिसाब हो गया कि ऐसे ऐसे सारा करेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा फ्रेंड्स कि क्या टॉपिक है, नहीं है, तो वो हम पढ़ेंगे अपने हिसाब से अगले चैप्टर में, जहाँ पे हम पहले कंपनी रूल कंप्लीट करेंगे जो 1773 से 1858 तक आएगा, और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे क्राउन रूल को जो 1858 से 1947 तक आएगा। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले तो ज़रूरी होगा, या तो आप ये इसको डायरेक्ट पढ़िए और जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ उसको आप लोग शॉर्ट ऐसे एक सिंगल छोटी छोटी लाइन बनाते जाइए, ओके। और नहीं तो अगर आप लोगों को और परेशानी हो रही है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मैं एक नोट्स भी बोलते जाऊँगी कि इसको ऐसे ऐसे राइट कर लो।
ओके। नहीं तो आप क्या करिए, एम लक्ष्मीकांत की बुक लेके बैठ जाइए। एम लक्ष्मीकांत की बुक लेके बैठ जाइए, किसी भी एडिशन की बुक लेके बैठ जाइए। उसमें आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिटेलिंग मिल जाएगी, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ओके, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी वो हम मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह हम डेली अपनी वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। ओके, चलो, गॉड ब्लेस, थैंक यू।